नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम पढ़ रहे हैं 20 अक्टूबर 2023 का दैनिक जागरण। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि न्यूज़पेपर हमारे न केवल दैनिक जीवन के लिए, देश दुनिया की खबरों के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो भी एग्जाम देते हैं, खासकर आप सिविल सर्विस एग्जाम देते हैं, तो उसमें इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना हम सभी के लिए। इससे हमारे सोचने समझने का दायरा बड़ा होता है, साथ ही साथ हम मल्टी डायमेंशन में किसी भी मुद्दे को सोच सकते हैं, और साथ ही साथ तो हमारा जो वोकैब है, हिंदी वोकैब चाहे इंग्लिश वोकैब हो, हमारे शब्दकोश में बढ़ोतरी होती है, स्ट्रांग होते हैं, अच्छे अच्छे शब्द हमें मिलते हैं। तो हम सभी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, मस्ट है इसमें जो तैयारी है उसके लिए। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टार्ट करा है द हिंदू और दैनिक जागरण। तो दोनों न्यूज़पेपर को हम ट्राई करते हैं कि बेस्ट एनालिसिस के साथ आप तक पहुंचाएं, फालतू न्यूज ना पहुंचाएं। और खासकर हम इसमें न्यूज़पेपर को पढ़ने को सबसे पहले लिंक कर देख के पढ़ते हैं कि हमारे जो आर्टिकल हैं वो यूपीएससी के सिलेबस से लिंक हो रहे हैं। तो लिंक हो रहे हैं तो हमारा क्या स्टैंड, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए उस न्यूज़पेपर को पढ़ने का। तो हमारा प्रयास है कि अच्छा से लिंक कर पाए यूपीएससी के सिलेबस से, और साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ हम ट्राई करेंगे आफ्टर डे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फ्रंट न्यूज का। दोस्तों, फ्रंट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर के लिए और फॉर द एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। फिलिस्तीन को लेकर पुरानी नीति पर अडिग, जैसे जैसे भारत का जो स्टैंड हमेशा जो है मिडिल का रहा है, मध्य का रहा है। जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा था, उसमें भी हमेशा से ही अगर हम बात करें और हिस्टोरिकल, नेहरू के टाइम से, जब से इंडिपेंडेंट इंडिया न्यूली, तो उस समय जो है एक पूरा वर्ल्ड जो है दो गुट में बटी हुई थी। एक जो है रशियन के लीड में, यूएसएसआर के लीड में, एक अमेरिका के लीड में। तो सारे देश जो है दो गुटों में बची हुई थी। लेकिन इंडिया नई नई इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी दोनों का रास्ता, मध्यस्थ का रास्ता चुना और गुटबाजी करने, किसी भी पक्ष में शामिल न होने का निर्णय लिया। और वो शायद तक गुट निरपेक्ष की नीति जो है वो सबसे बेस्ट नीति साबित हुई है। तो भारत उसी नीति के तहत अभी फिलिस्तीन और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी स्टैंड जो है इजराइल के साथ भी है और फिलिस्तीन के साथ है। उसी के तहत भारत ने अपनी पूरी पुरानी नीति पर अडिग रहा, और भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि फिलिस्तीन को लेकर उसकी पुरानी नीति में कोई बदलाव नहीं है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से टेलीफोन पर बात कर इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के पारंपरिक रिश्ते को लेकर प्रतिबद्धता जताई। उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि फिलिस्तीन को भारत मानवीय आधार पर मदद देना जारी रखेगा। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी और हमास की तरफ से इजराइल पर हो रहे हमले के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस विवाद में मानवीय कानूनों को पूरी तरह से पालन होनी चाहिए। साफ है कि रूस यूक्रेन की युद्ध की तरह भारत यहाँ भी अपने युद्धों के बीच कूटनीतिक तालमेल बिठाने में कसर नहीं छोड़ा है। पीएम मोदी ने गुरुवार को एक्स पर बताया कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से टेलीफोन पर बात हुई है। गाजा स्थित अल अहदी अस्पताल में मारे गए लोगों के प्रति मैंने अपनी संवेदना प्रकट की। मैंने आतंकवाद हिंसा और इस क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर अपनी गहरी चिंता भी साझा की। इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर भारत की पहले से चली आ रही सैद्धांतिक नीति को जारी रखने के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने इससे पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी टेलीफोन पर बात की थी और हमास के हमले में मारे गए इजरायली लोगों के मन के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की थी।
मोदी ने तब कहा था कि यह इस दुख की घड़ी में भारत की जनता इजरायल के साथ है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजरायल फलस्तीन संघर्ष में आम जनता के मारे जाने और मानवीय स्थिति बिगड़ने पर भारत काफी चिंतित है। बागची ने कहा, हम इजरायल पर आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की करते हैं। इसके साथ ही भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और स्थिर फिलिस्तीन की स्थापना की पुरानी नीति पर कायम है। हम इसके लिए दोनों पक्षों से सीधी बात का समर्थन करते हैं। हम मौजूदा विवाद के मारे जाने जा रहे निर्दोष नागरिकों को लेकर चिंतित हैं। यहाँ मानवीय स्थिति भी चिंताजनक है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बागची ने बताया कि भारत फिलिस्तीन को से पहले ही मानवीय आधार पर मदद करना चाह रहा है। 2012 से 2023 के बीच भारत फिलिस्तीन को 2.9 करोड़ डॉलर की मदद दे चुका है। यह मदद संयुक्त राष्ट्र के जरिए दी जाती है। भारत ने 2023 और 24-25 में फिलिस्तीन को 50 लाख डॉलर की मदद देने का ऐलान कर रखा है। अगर कुछ और फैसला होता है तो इसकी जानकारी अलग से दी जाएगी। भारत का फिलिस्तीन को मदद देने संबंधी यह सूचना तब आई जब गाजा पट्टी में मानवीय आधार पर मदद पहुंचाने को लेकर सहमति बन रही है। अमेरिका और ब्रिटेन ने इजरायल से आग्रह किया था कि वे गाजा में युद्ध से घायल व बेघर लोगों को मदद पहुंचाने का रास्ता दे। सूचना है कि यह मदद मिस्र के जरिए देने की तैयारी है। भारत भी इन सभी मुद्दों पर नजर बनाए हुए है और सभी इस सही समय पर गाजा के लोगों को मदद भेजने का फैसला करेगा। तब तो भारत का स्टैंड जो है हमेशा से दोनों तरफ हुआ है। भारत का विरोध केवल हमास को लेकर है। भारत जो है उसके जो कड़े शब्दों में जो निंदा करता है वो हमास के आतंकी हमले का है। जो भारत का सपोर्ट है, भारत का सपोर्ट जो है इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के तरफ है और दोनों की जनता में मानवीय मूल्यों और मानवीय सहायतों पर ध्यान देने का। तो भारत का स्टैंड हमेशा से दोनों तरफ मध्यस्थता का रहा है और आगे भी रहेगा। और इम्पोर्टेंट न्यूज, ये पॉलिटिकल न्यूज हमें नहीं पढ़नी है, ये सुरक्षा को लेकर है। पहली बार संपादकीय बड़गाम और बनिहाल के बीच विस्टा डोम शुरू। कश्मीरी युवाओं को हथियार उठाने के लिए भड़का रही है आईएसआई। आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार से को झटका। हनुमानगढ़ी में नागा साधु की गला रेत कर हत्या। मानसून सामान्य तारीख से 4 दिन बाद भारत से लौटेगा। शिकंजा, नार्को आतंकियों को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले 2 बदमाश। मुस्लिम युवकों को बांधकर पीटने के मामले में 4 पुलिसकर्मियों को सजा। गुजरात के खेड़ा में बीते साल गरबा पर पथराव करने के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम युवकों।
मामला सामने वाला ही मुकर गया था। झारखंड बेटे ने डायन के संदेह में मां को मार डाला। पति पर इतना बोझ न डालें कि शादी सजा बन जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने फैमिली हाईकोर्ट धनबाद के आदेश में संशोधन किया। 40 की जगह 25,000 रुपए भरण पोषण मद में देने का दिया आदेश। न्यूज क्लिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। और इधर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज इजराइल का इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, ये आर्टिकल हमारे जीएस पेपर 2 से कनेक्ट करता है, जिसमें आईआर तो रिलेशन में अगर भारत और इजराइल संबंध में आए तो फिर यह आर्टिकल इम्पोर्टेंट होता है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के आर्टिकल का। मित्रों का चयन सदैव सोच समझकर और अपने हितों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यह बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामलों में भी लागू होती है। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि जवाहरलाल नेहरू की ओर से अनुपयुक्त मित्र का चयन करने के कारण ही हमने चीन के हाथों पराजय झेली थी। मित्र सोवियत संघ ने उस कठिन दौर में भारत की मदद नहीं की थी। आखिरकार भारत को अमेरिका के सामने मदद के लिए हाथ पसारना पड़ा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इजराइल के से दोस्ती करके पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की लड़ाई जीती। 1962 के आसपास हमें साम्यवादी अंतरराष्ट्रीयतावाद से लड़ना पड़ा था। 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई दो हिस्सों में बंट गई थी। वैसे सीपीआई से निकलकर 1964 में गठित सीपीएम अर्थात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होकर नेताओं ने भी चीन का ही साथ दिया था। आज हमें इस्लामिक अंतर्राष्ट्रीयवाद से जूझना पड़ रहा है। यह किसी से छिपा नहीं कि इस मामले में देश के कुछ लोग, दल एवं संगठन राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग राय रखते हैं। कठिन दौर में इजराइल ही हमारी मदद कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल हमास युद्ध में इजराइल के साथ खड़े होने का निर्णय किया। यह देश हित में ही कारगिल युद्ध के समय हमारी मदद करके इजराइल ने यह साबित किया था कि गाढ़े वक्त में वही मदद कर सकता है। 1971 के युद्ध में भी इजराइल ने हमारी मदद की थी, जबकि उससे हमारा राजनयिक संबंध नहीं था। इजराइल से भारत का पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में कायम हो सका। तब तक संबंध न होने के कारण इस्लामिक देशों की नाराजगी का भय भी था और वोट बैंक की घरेलू राजनीति भी। इजराइल से संबंधों को मजबूत बनाने में मोदी सरकार ने विशेष सक्रियता दिखाई। इसके चलते आज दोनों देशों के संबंध कहीं अधिक प्रगाढ़ हैं। 1962 के युद्ध के समय सोवियत संघ ने कहा था, हम मित्र भारत और भाई चीन के बीच झगड़े में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बाद में यह पता चला कि चीन ने भारत पर हमला करने से पहले सोवियत संघ की सहमति ली थी। यह बात सही है कि बांग्लादेश युद्ध के समय सोवियत संघ की मदद भारत के लिए बहुत काम आई थी, लेकिन उसने हमेशा अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा के हिसाब से ही कदम उठाए। अधिकतर देश राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही फैसला करते हैं, लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार ने कई बार भावनाओं से काम लिया, जो अव्यवहारिक साबित होते हुए और हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। आज यदि मोदी सरकार रूस यूक्रेन युद्ध में निष्पक्ष है तो यह राष्ट्रहित में है। कारगिल संघर्ष के समय की विषम स्थिति याद करें। पाकिस्तानी सैनिक तब
ऊंची पहाड़ियों पर छितरे हुए थे। उन्हें वहां से भगाने के लिए हमारी सेना को उच्च तकनीक वाले हथियार चाहिए थे। इसके अतिरिक्त सैटेलाइट की सुविधा की जरूरत थी। गोला बारूद की भी कमी थी। किसी अन्य देश ने हमारी मदद नहीं की। उस विकट स्थिति में इजराइल ने हमें वह सब कुछ दिया जिसकी हमें जरूरत थी। यहाँ तक कि चालक रहित विमान और बराक मिसाइल सिस्टम भी। अन्य देशों ने भारत को ऐसी मदद करने से इजराइल को रोका भी, लेकिन उसने उनकी परवाह न करके हमारी मदद की। उसी मदद के कारण हमें पाकिस्तानी सैनिकों को अपने भूभाग से भगा सके। और दूसरी ओर देखें कि चीन युद्ध समय सोवियत संघ ने क्या किया था। 1987 में मशहूर वकील और लेखक एजी नूरानी ने चीनी दस्तावेजों और सोवियत प्रकाशन का संदर्भ देते हुए अपने शोधपूर्ण लेख में लिखा था, जब चीनी नेताओं ने सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव को बताया कि सीमा पर भारत का रुख आक्रामक है, तो उन्होंने भारत के खिलाफ चीनी कार्यवाही को मंजूरी दे दी। नूरानी के अनुसार 2 नवंबर 1963 को चीनी अखबार द पीपल्स डेली ने लिखा था कि 8 अक्टूबर 1962 को चीनी नेता ने सोवियत राजदूत से कहा कि हम भारत पर हमला करने वाला है और यदि ऐसा हुआ तो चीन खुद अपनी रक्षा करेगा। 13 अक्टूबर 1962 को खुश्चेव ने चीनी राजदूत से कहा कि हमें भी ऐसी जानकारी मिली और यदि हम चीन की जगह होते तो हम भी वैसा ही कदम उठाते जैसा उठाने को वह सोच रहा है। इसके बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया। सोवियत संघ की ओर से चीन का समर्थन करने का प्रमाण सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार प्रवादा में भी मिलता है। 25 अक्टूबर 1962 को प्रवादा ने अपने सांप्रदायिक में लिखा कि चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता और हम इस हमले में चीन का समर्थन करते हैं। 5 नवंबर 1962 को इसी अखबार ने लिखा, भारत को चाहिए कि वह चीन की शर्त मान ले। चीनी हमले के समय हमारी सेना के पास न तो गर्म कपड़े थे न ही जूते। जब चीन ने हमला किया और तो भारतीय सेना ने कैसे मुकाबला किया। एक युद्ध संवाददाता के अनुसार हम युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमारी सेना के पास अस्त्र शस्त्र की बात तो छोड़िए, कपड़े तक नहीं थे। वास्तव में प्रधानमंत्री नेहरू ने कभी सोचा ही नहीं था कि चीन भारत पर हमला करेगा। चीन के हमले के दौरान अंबाला से जिन 200 सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया था, उन्होंने सूती कमीजें और निकर पहन रखी थी। उन्हें बोमडीला के एयर ड्रॉप किया गया, जहां का तापमान -40 डिग्री था। वे इतनी भीषण ठंड का सामना नहीं कर सके। 14 नवंबर 1962 को रक्षा मंत्री वाई बी चौहान ने पुणे में कहा था कि हमें यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि चीन के खिलाफ सोवियत संघ हमारा साथ देगा। कुल मिलाकर अतीत में जब हमने सही दोस्त का चयन नहीं किया तो हमारे साथ धोखा हुआ। बाद में जब हम सावधान हुए तो स्थिति सकारात्मक दिशा में बदली। इसी कारण इजराइल से मित्रता घनिष्ठ हुई। इसी घनिष्ठता को और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा सच्चा मित्र और संकट में हमारा साथ देता है। घनिष्ठता और बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि वह हमारा सच्चा मित्र है और संकट में साथ देता है। तो इजराइल के साथ संबंध हमारे सार्वजनिक परिवहन के नए आयाम दिल्ली में दिखे। और तो कुछ इम्पोर्टेंट बेरोजगारी से निपटने में मिल रही सफलता।
मुंबई ने हरमनप्रीत, दिल्ली ने शेफाली को दिया रिटेन। क्लासिकल शतरंज में कार्लसन को हराकर कार्तिकेयन ने रचा इतिहास। भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने कतर मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 कार्लसन को चौंकाते हुए करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही कार्तिकेयन क्लासन को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। कार्तिकेयन ने से पहले 2005 में पी हरिकृष्णा ने कार्लसन को हराया था, जब नॉर्वे का खिलाड़ी केवल 14 वर्ष का था। पी हरिकृष्णा के बाद विश्वनाथन आनंद ने कार्लसन को हराया था। कार्तिकेयन में 7 में से 5.5 अंक। तो ये था आज का दैनिक जागरण का न्यूज। आई होप आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मोटिवेशन मिले, और कमेंट में बताइएगा कि क्या